Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 5th of May 2021, Wednesday. Inspiration of the day is people will throw stones at you, don't throw them back. Collect them all and build an empire. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. China firms kept out of 5G trials. सो आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ फ्रंट पेपर पर फर्स्ट न्यूज़ के फॉर्म में पब्लिश करी गई है. बेसिकली दिस न्यूज़ इज ऑल अबाउट टेस्टिंग ऑफ द 5G ट्रायल्स इन द कंट्री. So on Tuesday, the Department of Telecommunication, in short, we call it DOT. So DOT allowed the mobile operator to conduct 5G trials in the country with equipment manufacturers they have tied up. And into that allocation, more specifically, Chinese companies are being barred. चाइनीज़ कंपनीज को अलाउ नहीं किया गया है इंडिया में 5G ट्रायल्स के जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे टाई अप करके 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग के लिए. तो इंटेंशनली हम ये कह सकते हैं कि चाइना को बैन किया गया. इट इज़ नॉट एन अनइंटेंशनल एक्ट, इंटेंशनली. और जब से कोविड-19 इंडिया में स्टार्ट हुआ है तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओरिएंटेशन चाइनीज़ फर्म्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है. FDI रूल्स में भी बहुत ज़्यादा चेंज किए गए थे. ऐसे FDI जो कि बॉर्डरिंग नेशन से आते हैं उनके रूल्स को भी मॉडिफाई किया गया था मोर स्पेसिफिकली चाइना को टारगेट करने के लिए. बेनिफिशियल ओनरशिप के से रिलेटेड जो भी रूल्स थे जो कि FII से आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में, उसको भी रेगुलेट करने के लिए बेनिफिशियल ओनरशिप को लेकर के भी बहुत ज़्यादा रूल मॉडिफाई किए गए थे. इवन कुछ कंट्रीज़ से तो FI को बैन ही कर दिया गया था. कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ऐसा कौन सा कंट्री था, आइलैंड था एक, जहाँ से आने वाला जो इन्वेस्टमेंट है मोर स्पेसिफिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या जो शेयर्स के फॉर्म में आते हैं इंडिया में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता जो, उसको बैन किया गया था. कौन सा ऐसा आइलैंड था? तो इसी तरह से कई सारे रूल्स को मॉडिफाई किया गया था इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट द चाइनीज फर्म्स टू ऑक्यूपाई द सिग्निफिकेंट पोजीशन इनटू इंडियन मार्केट. जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में कई सारे केसेस में चाइनीज़ फर्म्स को इंटेंशनली बैन किया गया था. इवन BSNL को इनफॉर्मल डायरेक्टिव्स भी दिए गए थे कि वो जो भी 4G इक्विपमेंट सप्लाई या प्रोक्योर कर रही है डिफरेंट कंपनीज है, तो उसमें से चाइनीज़ जो 4G इक्विपमेंट्स हैं उनको या उनका प्रोक्योरमेंट डिस्करेज किया जाए. अदर कंपनीज या डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं 4G इक्विपमेंट्स के, उनको प्रेफरेंस दी जाए ऑन सिक्योरिटी ग्राउंड. क्योंकि जो चाइनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना था कि जो 4G इक्विपमेंट चाइना से आ रहे हैं उनमें कुछ सिक्योरिटी ब्रीच है, वो इंडिया के लिए इंडिया में स्पाइंग का काम करते हैं. और इवन अगर आपको याद हो तो एक पूरे पर्टिकुलर शिप जो कि चाइना से आया था उसको 100% फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए रोक लिया गया था पोर्ट पर ही. तो इस तरह के बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हम कह सकते हैं. और टैरिफ बैरियर्स और जो रेगुलेटरी बैरियर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्पोज किए थे चाइनीज़ कंपनीज को या चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए इंडियन मार्केट में, मोर स्पेसिफिकली कोविड-19 के ड्यूरेशन में, जबकि जितनी भी इंडियन कंपनीज थी वो अपनी लोवेस्ट वैल्यूएशन की स्टेज में थी. और उस समय चाइना के बहुत सारी कंपनीज ने इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, या इंडिया की ऐसी कंपनीज जो कि लोवेस्ट वैल्यूएशन पे थी, जो अपना लायबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, तो उनको फंड सप्लाई करके फंड रेजिंग एक्सरसाइज करके कई मेजॉरिटी शेयर्स को एक्वायर भी किया था. तो इस तरह के डोमिनेंस को रोकने के लिए कोविड-19 की फर्स्ट वेव से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा रूल्स इम्पोज किए थे. तो अब जो फिलहाल 5G ट्रायल्स को लेकर के जो गवर्नमेंट का डिसीजन था, गवर्नमेंट का ओरिएंटेशन था, वो बहुत पहले भी बहुत क्लियर था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि चाइना या चाइनीज़ कंपनीज़ को 5G टेक्नोलॉजी में इंक्लूड किया जाए. हुआवे का जो कंट्रोवर्सी थी जिसमें अमेरिका ने या जो अदर डेवलप्ड नेशंस ने हुआवे को भी बैन कर दिया था बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज़. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही अप्रोच था कि चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं उनको 5G टेक्नोलॉजी के रोल आउट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. एंड फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो भी मोबाइल ऑपरेटर्स को 5G ट्रायल्स के लिए एलोकेट किया है उसमें चाइनीज़ कंपनीज का नाम नहीं है. द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अलाउड टेलीकॉम
companies including Bharti Airtel, Reliance Jio, Infocom, Vodafone Idea, and MTNL to conduct the trials for users and application of 5G technology in इंडिया। तो इसमें कोई भी चाइनीज़ कंपनीज को अलाउ नहीं किया गया है, या चाइनीज़ जो 5G इक्विपमेंट्स या 4G इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया है। So these service providers have tied up with the original equipment manufacturers। अगर हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स या टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के नाम देखें तो एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग एंड सी डॉट जैसी कंपनीज के नाम हैं। और भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, MTNL तो इन सारे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे टाई अप करेंगे, बट रिलायंस जियो जो कंपनी है वो खुद अपना ट्रायल कंडक्ट करेगी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। सो द परमिशन आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रायोरिटीज एंड द नेम्स ऑफ टेक्नोलॉजी पार्टनर्स आइडेंटिफाइड बाय द कंपनीज देमसेल्व्स। तो जो भी पार्टनर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से पार्टनरशिप करी है टेलीकॉम कंपनीज ने, वो खुद अपने अपने सिलेक्शन के बेसिस पर करी है। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई एलोकेशन नहीं किया है, गवर्नमेंट ने बस परमिशन दी है 5G इक्विपमेंट्स के ट्रायल की। और कई सारे जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस पर्टिकुलर डिसीजन को वेलकम किया है और इससे कहा है कि इस तरह के गवर्नमेंट के डिसीजन से, जो कि जहाँ पर गवर्नमेंट ने रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में भी ट्रायल को कंडक्ट करने की परमिशन दे दी है, तो इससे क्या होगा, जो डिजिटल इंडिया का विजन है उसको अचीव करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फैसिलिटेट करेगा ये डिसीजन। ऐसा तो कई सारे ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो नोकिया हो या सैमसंग हो, दे ऑल हैव वेलकम दिस डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट फॉर देयर रेडीनेस टू सपोर्ट द कस्टमर इन इम्प्लीमेंटिंग द 5G टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और इससे इंडिया के ग्लोबल फुटप्रिंट्स को भी इम्प्रूव करने की बात कही है। तो ये भी कहा है कि जो इंडिया ने PLI स्कीम अप्लाई करी है, जिसके तहत ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की भी परमिशन मिली है, उससे इंडिया की जो ग्लोबल फुटप्रिंट है, इंडिया की जो ग्लोबल प्रेजेंस है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी लीडरशिप, वो भी इम्प्रूव होगी। सो फिलहाल के लिए एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम इज़ बीइंग गिवन इन वेरियस बैंड्स। तो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम एलोकेट किए गए हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से, 3.2 GHz to 3.6 GHz and 24.25 GHz to 28.5 GHz and sub gigahertz band that is of 700 GHz। so इस तरह के एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम स्टूडेंट याद रखेंगे। अभी स्पेक्ट्रम एलोकेट नहीं हुआ है इन केस ऑफ 5G। All these are the experimental spectrum that has been given or allocated to the companies for 5G trials. So these are the key points that you can go through it for 5G related trials in India, and definitely it is going to improve the connectivity, networking and innovation as well। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है उसमें, इस पर्टिकुलर जो भी परमिशन दी है गवर्नमेंट, जो एक्सपेरिमेंटल एलोकेशन स्पेक्ट्रम एलोकेट किया है, उसमें जो सेमी अर्बन और जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव के एरियाज़ हैं, उन पर भी, वहाँ पर भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए मैंडेट किया गया है कि वो रूरल एरियाज़ में और सेमी अर्बन एरियाज़ में भी ट्रायल कंडक्ट करें। तो फिलहाल के लिए एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटीज़ एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो लेट्स सी कब तक ये ट्रायल कंप्लीट होते हैं और कब तक एक्चुअली इंडिया 5G टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अडॉप्ट करता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4। एक्सपोर्ट आउटलुक में रिमेन रोबस्ट डिस्पाइट सेकेंड वेव। सेकेंड वेव में, कोविड-19 की सेकेंड वेव में इंडिया की इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस हैं। और अगर हम एक कॉमन थ्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हमें ये दिखेगा कि मोर और लेस नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स, स्ट्रैटेजिस्ट या पॉलिसी मेकर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि जैसा इम्पैक्ट कोविड की फर्स्ट वेव में देखने को मिला था इकोनॉमी पर, कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों बहुत डाउनग्रेड हो गया था, डिमांड बिल्कुल सबड्यूड हो चुकी थी, मैन्युफैक्चरिंग PMI, सर्विस PMI 50 के नीचे चले गए थे, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑल वर एक्चुअली डाउनग्रेडिंग एट टाइम। तो
अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें तो इस बार जो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है वो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया. सो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट may not get deeply impacted over the next few months despite a second wave of the pandemic causing localized lockdown across the country. तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंडिया के मर्केंटाइज एक्सपोर्ट का डेटा रिलीज़ किया है, और उसके अकॉर्डिंग अप्रैल के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली $30.21 बिलियन का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट देखने को मिला है कंपेयर टू लास्ट ईयर. और लास्ट ईयर से हम इस बार कंपैरिजन करने से पहले आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि पिछले साल लो बेस से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस बार हमें लो बेस इफेक्ट ज़रूर दिखेगा, क्योंकि पिछले साल इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोविड-19 अपना फर्स्ट वेव पीक पे था, और गवर्नमेंट का जो नेशन वाइड लॉकडाउन था वो भी पीक पर था. तो इस बार अगर हम जितने भी माइक्रो या हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर को कंपेयर करेंगे जस्ट पिछले ईयर से, तो हमें इस बार ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी. तो इट वुड बी बेटर इफ़ वी कंपेयर द this year fiscal data with the 2019 data rather than 2020 data, to get the realistic picture of the economy, to get the realistic growth of the indicators. तो हालांकि लो बेस इफेक्ट है स्ट्रिंजेंट नेशनल लॉकडाउन की वजह से, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू द 2019 डेटा, उससे पहले जो ईयर में हमारा एक्सपोर्ट था उसके कंपैरिजन में भी स्लाइट ग्रोथ देखने को मिली है. And this particular growth was also supported by strong demand across the sector in the first month of the current fiscal year. और जो एक्सपोर्टर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर हम बात करें कि ये ग्रोथ क्यों हो रही है, जबकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो कोविड-19 की सेकेंड वेव से बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पैक्ट हो रही है, देन वाई देयर इज़ अ ग्रोथ इन एक्सपोर्ट. तो जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर जो डिमांड है वो ग्रो कर रही है, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि उनकी लार्ज जो पॉपुलेशन है उन्होंने आइदर वो वैक्सीन ले चुके हैं, या जो केस नंबर ऑफ केस जो थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं. तो जैसे ही नंबर ऑफ केस कम हो रहे हैं, कोविड-19 का इफेक्टिव वैनिंग हो रहा है, कम हो रहा है, तो वैसे वैसे उन वेस्टर्न नेशन में डिमांड जनरेट हो रही है, डिमांड वापस से बैक हो रही है, बैक ऑफ डिमांड फ्रॉम द वेस्टर्न नेशन. और उसी डिमांड ग्रोथ की वजह से, उसी ग्रोथ की वजह से, उसी डिमांड की वजह से जो कि वेस्टर्न नेशन से आ रही है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो आगे आने वाले टाइम तक सस्टेन भी रहेगा, क्योंकि ये डिमांड अब बढ़ेगी ही. अगर कोविड-19 के केस वेस्टर्न कंट्रीज़ में कम हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कम हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस डिमांड विल कंटिन्यू एंड विल ऑल्सो इंक्रीज इन फ्यूचर. तो एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जो ये एक्सपोर्ट का जो ट्रेंड इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है, दिस विल रिमेन सस्टेनेबल. ऐसा नहीं कि ये इज फॉर जस्ट few months or few days. It will now कंटिन्यू बिकॉज वेस्टर्न नेशंस में डिमांड भी अब कंटिन्यू रहेगी. क्यों? क्योंकि कोविड-19 का इम्पैक्ट अब कम हो रहा है. तो सम डेवलपिंग कंट्रीज हैव इमर्ज आउट ऑफ कोविड, और एटलीस्ट द वर्स्ट पार्ट ऑफ द पैंडेमिक इज ओवर फॉर दैम. तो अगर डेवलप नेशंस की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कोविड-19 पर काबू पा लिया गया. और डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो दे ऑल हैव सीन द वर्स्ट और द पीक ऑफ द पैंडेमिक, and for them the worst condition is now over, therefore demand is increasing. तो जब तक इंडिया सप्लाई कर पाएगा, जब तक इंडिया उस पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल कर दे सकता है, कब तक कर सकता है? जब तक यहाँ पर फुल लॉकडाउन ना हो, नेशन वाइड लॉकडाउन ना हो, तब तक एक्सपोर्ट ग्रो करता रहेगा इंडिया का. एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इन अपकमिंग फ्यूचर देयर विल बी मोर पॉजिटिव डिमांड्स फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री. सो इट इज़ नाउ अप टू इंडिया हाउ इंडिया इज़ गोइंग टू सप्लाई और हाउ इंडिया इज़ गोइंग टू फुलफिल देयर डिमांड. और अगर मेजर जो गुड्स हैं उनकी बात करें जिनकी एक्चुअली में डिमांड बढ़ रही है वेस्टर्न नेशंस में या इंटरनेशनल मार्केट में, दैट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू ड्रग्स, मेडिसिन्स एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और अगर इंडिया सप्लाई कर पाता है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट आउटलुक है दैट विल रिमेन रोबस्ट डिस्पाइट द सेकेंड कोविड वेव एज पर द एक्सपर्ट. तो अब ये देखना है कि इंडिया कैसे स्ट्रेटेजाइज करता है इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6. सोलर मैन्युफैक्चरिंग PLI फेल्स टू एक्साइट फर्म्स.
So performance linked इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो भी अभी रिसेंटली कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भर भारत के तहत अनाउंस करी गई थी, उसका जो बेसिक पर्पस था, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे वो मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग के केस में हो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जाए और उनको इंडिया में बुलाया जाए। दे शुड स्टार्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया और इंडिया को एज अ ग्लोबल एक्सपोर्ट हब के फॉर्म में पोर्ट्रेट किया जाए, या इंडिया को एक मेजर नेट एक्सपोर्टर के फॉर्म में जनरेट किया जाए या बनाया जाए, ऐसा जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का। और रिसेंटली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगर आपको याद हो तो जो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपनीज, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एप्पल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, तो ऐसे कौन कौन सी कंपनीज हैं, यूनिट के नाम क्या हैं जो कि आईफोन मैन्युफैक्चर करते हैं। रिसेंटली उन्होंने पीएलआई स्कीम के तहत अपना एप्लीकेशन सबमिट किया दैट दे वांट टू एस्टैब्लिश प्रोडक्शन फैसिलिटी इनटू इंडिया अंडर द पीएलआई स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग आईफोन्स इन इंडिया। तो वो तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक के केस की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं सोलर मैन्युफैक्चरिंग या सोलर पैनल के बनाने के सेक्टर का जो होता है, जो कंपनीज करती हैं, उनके केस में एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दैट इज़ नॉट अट्रैक्टिव एनफ, इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि जिससे कि जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग की फर्म्स हैं वो अट्रैक्ट हों इंडिया की तरफ और इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करें। 4,500 crore performance linked incentive for solar manufacturing has not met the industry expectation. And why this? This is because domestic manufacturer could end up getting barely 3 to 5% of sale value of their solar cell and module as incentive through this scheme. तो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में जो कि सोलर पैनल को बना रहे हैं, सोलर पैनल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5% जो कि सेल वैल्यू का 3 से 5% ही एज एन इंसेंटिव मिलेगा। तो इतने कम इंसेंटिव के लिए कंपनीज आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनटू इंडिया। एंड मोर स्पेसिफिकली अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह अप्रोच है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना है, उन्हें अट्रैक्ट करना है, तो एटलीस्ट जो इंसेंटिव का परसेंटेज है वो ज़्यादा होना चाहिए। और इंडिया के केस में सोलर मैन्युफैक्चरिंग या सोलर पैनल पर रिलायंस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ सफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो टारगेट है अपना रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, उसमें सोलर एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सोलर एनर्जी या सोलर पैनल सेट करने के लिए, सोलर मॉड्यूल एनर्जी मॉड्यूल को सेटअप करने के लिए इंडिया को सोलर पैनल्स या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। और इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट और सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के केस में इंडिया की जो रिलायंस है, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है, वो चाइनीज़ फर्म्स पर बहुत ज़्यादा है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोटिव था कि चाइना का डोमिनेंस कम किया जाए और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ में रिलेटेड टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, उसको भी रिड्यूस किया जाए। और अगर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो 2022 तक का सेट किया गया है उसको अचीव करना चाहता, तो इंडिया को कहीं ना कहीं सोलर पैनल के केस में भी सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी पड़ेगी। इसीलिए सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्पेसिफिक पीएलआई स्कीम लॉन्च करी गई थी, जिससे कि जो सेंटर का जो रिकॉर्ड है क्लीन एनर्जी कैपेसिटी का कि 450 गीगावाट्स 2030 तक सेंटर इज ट्राइंग टू अचीव। सो द स्कीम एम्स टू सपोर्ट एंड टू एंड इंडिजिनियस सोलर पावर कैपेसिटी इन द कंट्री। तो जो भी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, सोलर एनर्जी को लेकर के, उसको अचीव करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट, फॉर इंडियन इकोनॉमी टू हैव और टू सपोर्ट एंड टू एंड इंडिजिनियस सोलर पावर कैपेसिटी, जिसके लिए सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल, इन सब का या तो आप इंपोर्ट करिए या तो आप अपने यहाँ बनाइए। और अगर आपको अपने यहाँ बनाना है तो यू हैव टू हैव द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और वो तभी इन्वेस्ट करेंगे व्हेन दे perceive, when they think that the particular PLI scheme is actually generating profit for them। तो 3 to 5% सेल वैल्यू पर इंसेंटिव पाने के लिए कंपनीज जो हैं वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना प्रेफर करेंगी। Why? Because industry calculation indicates that in terms of capital expenditure, PLI would be in the range of 50 to 25%. The incentive on capex will come after 5 years.
जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी वो 5 साल बाद मिलेगा कंपनीज को. एंड द इंसेंटिव ऑन सेल इज वेरिएबल एज नो वन नोज हाउ मच दे विल सेल एंड हाउ मच दे शुड सेल इन ऑर्डर टू गेट द इंसेंटिव. और अगर फॉरेन कंपनीज की बात करें, ये तो डोमेस्टिक कंपनीज के लिए कि उन्हें 3 से 5% का इंसेंटिव मिल सकता है सेल वैल्यू पर. अगर हम फॉरेन कंपनीज की बात करें तो उनका इंसेंटिव और कम हो जाएगा ड्यू टू कस्टम ड्यूटी. जो कस्टम ड्यूटी इम्पोज होती है उसके उसके इम्पोज होने के बाद जो फॉरेन कंपनीज हैं, सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनका तो इंसेंटिव और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा एज पर द सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ लीडिंग सोलर कंपनी. तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है सोलर मैन्युफैक्चरिंग की PLI. हालांकि फिर भी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है उसको बूस्ट किया जाए. यूनियन कैबिनेट ने लास्ट मंथ एक प्रपोजल अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसको MNRE बोलते हैं, बेसिकली फॉर रैम्पिंग अप द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर फोटो वोल्टेक पैनल्स अंडर द PLI स्कीम. तो जो सोलर पैनल्स होते हैं बेसिकली उनकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए. द प्रपोज स्कीम इज लाइकली टू क्रिएट एन एडिशनल 10,000 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ इंटीग्रेटेड सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया. बट कितना एक्चुअली कंपनीज इससे अट्रैक्ट होती हैं, कंपनीज को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, उन सबको देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि द स्कीम इज़ एक्चुअली नॉट वेरी अट्रैक्टिव. और अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सच में इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो तो द स्कीम शुड बी मोर लुक्रेटिव. एंड दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्चुअली कैपिटल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट आती है, प्लांट सेटअप करने की कॉस्ट आती है, और कितना PLI एज अ परसेंटेज ऑफ मॉड्यूल कॉस्ट एंड एज अ परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी. दिस इज अ टोटल कैलकुलेशन एंड डेफिनेटली यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर इट, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. तो सेल प्लस अगर मॉड्यूल है तो अराउंड 3.5% का इंसेंटिव है एज पर द PLI स्कीम ऑन ऑफ मॉड्यूल कॉस्ट. वेफर प्लस सेल प्लस मॉड्यूल 4.6, पॉलीसिलिकॉन प्लस वेफर प्लस सेल प्लस मॉड्यूल 5.75. तो 3 कैटेगरीज हैं. तो इतना इन्वेस्ट एक्चुअली हम ये कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट इंसेंटिव है. एंड दिस इज द कैपिटल कॉस्ट फॉर actually manufacturing these 3 categories or for investment in these 3 categories and estimated capital cost per gigawatt. तो ये estimated capital cost per gigawatt कितनी आएगी, तो उसमें 850 रुपये पे 3.5% का इंसेंटिव इज़ एक्चुअली नॉट वेरी इंथुजियास्टिक फॉर कंपनीज. अब देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज़ क्लिप्स. टाटा सन्स वैल्यू जूम ऑन बुल रन. So a sharp rally in the share prices of Tata Sons and Tata Motors since March last year has led to a big jump in the market value of Tata Sons stake in the group's 2 biggest कंपनीज. तो मार्च से जो रैली देखने को मिली टाटा के शेयर्स में, उसकी वजह से टाटा सन्स की जो दो बड़ी कंपनीज हैं स्टील और मोटर, उसके स्टेक में बहुत ज़्यादा इंक्रीज, बहुत ज़्यादा appreciation देखने को मिला है. The market value of Tata Sons equity stake in these companies has now jumped to rupees 84,000 crore, up more than 4 times the approximate 20,000 crore at the end of March. तो टाटा मोटर्स और टाटा स्टील्स के जो मार्केट वैल्यू वो भी बढ़ रही है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज मार्केट वैल्यू टाटा सन्स इक्विटी स्टेक्स इनटू दीज कंपनीज हैज़ ऑल्सो बीन जम्प्ड सिग्निफिकेंटली. और अगर हम बात करें तो स्टील के केस में बेसिकली इसलिए क्योंकि स्टील के जो, अगर आपको पता है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. ग्लोबल अपसाइकिल के केस में स्टील के प्राइसेस सिग्निफिकेंटली, स्टील और मेटल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग रीज़न जिसकी वजह से टाटा स्टील और टाटा मोटर्स के जो में मार्केट शेयर्स हैं वो इंक्रीज होते हुए देखे. टाटा मोटर्स की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज़ गॉन 4 times in the last 12 months. And why this? Because company has reported a big jump into its passenger vehicle sale, more specifically in domestic market और जैगवार लैंड रोवर डिवीजन ग्लोबली. तो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की टाटा मोटर्स के ग्लोबली डिमांड बढ़ी है और मोर स्पेसिफिकली पैसेंजर कार की डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है. तो स्टील और मोटर के केस में इसीलिए मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई हैं. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सुप्रीम कोर्ट शो कॉज नोटिस टू सेंटर ऑन ऑक्सीजन.
नॉट सुप्रीम कोर्ट, इट्स हाई कोर्ट बेसिकली। हाई कोर्ट, जो दिल्ली की हाई कोर्ट है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार डायरेक्शंस दिए हैं ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के। दिल्ली के लिए, दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट का जो दिल्ली में जो रूलिंग पार्टी है वो कंटिन्यूसली इस बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपरली उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स में उनके ऑक्सीजन के जो ट्रांसपोर्टेशंस हैं, कंसाइनमेंट्स हैं, वो रोक लिए जा रहे हैं। जो फॉरेन रिलीफ आ रहा है, जो फॉरेन मटेरियल आ रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली नहीं हो रहा है। रिसेंटली हाई कोर्ट, जो दिल्ली की हाई कोर्ट है, उसने सेंटर को डायरेक्ट भी किया था दैट एनफ इज एनफ, नाउ यू हैव टू सप्लाई द ऑक्सीजन टू द दिल्ली, एंड इफ यू वोंट सप्लाई वी विल टेक द एक्शन अगेंस्ट यू। और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के बाद भी सेंटर की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव ओबीडियंस नहीं देखा गया, जिसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्यूसडे को सेंटर को शो कॉज नोटिस देते हुए ये पूछा है कि वाई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट इट फॉर failing to comply with its order on supply of oxygen to Delhi for treating the COVID-19 patient। तो अब फिलहाल के लिए जो हाई कोर्ट है दिल्ली की, उसने बहुत ही ऑफेंसिव ओरिएंटेशन अडॉप्ट किया है। पहले तो कई सारे डायरेक्शंस दिए गए सेंटर को कि ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर करी जाए दिल्ली को, बट उसके बावजूद भी कोई ऐसा फ्रूटफुल एक्शन नहीं लिया सेंटर ने, जिसको लेकर के फिलहाल के लिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने की बात करी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिगो प्लान्स फंड रेजिंग एज सेकेंड कोविड वेव हिट्स द ट्रैवल। ऑल्दो नेशन वाइज लॉकडाउन तो नहीं हुआ है, बट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न, बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी, एविएशन सेक्टर फिर से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। अगर पैसेंजर की बात करें तो पैसेंजर नंबर्स हैज़ ड्रॉप बिलो टू 1 लाख अ फर्स्ट सिंस सितंबर। तो पैसेंजर के नंबर में शार्प डिक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से इंडिगो, जो इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है, is in talk to raise the fund as the second COVID wave pandemic has led to collapse in travel demand। तो airlines is now looking to raise the approximately 6,500 to 4,000 crore fund, तो जिसके लिए अब प्रोसेस को इनिशिएट करने जा रही है इंडिगो। And in the month of January, Indigo had shipped a plan to raise up to 4,000 crore through its qualified institutional placement because it saw the quick recovery। तो जो फंड रेजिंग का प्लान एक्चुअली जनवरी दिसंबर में था, उसको फिलहाल के लिए, उस समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि उस समय सडन रिकवरी देखी थी पैसेंजर नंबर्स में। तो अब लेकिन फिलहाल उसी प्लान को दोबारा से रिवाइव करने जा रही है इंडिगो। तो प्रोबेबली फंड रेजिंग के लिए कौन सा मोड अडॉप्ट होगा ये अभी क्लियर नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप की कोविड-19 बल्क ड्रग्स सी 180% प्राइस हाइक इन 4 month। तो it's quite known to everyone कि because of increasing COVID-19 cases, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अगर आप मार्केट से थोड़ा सा अवेयर है तो रेमडेसिविर के प्राइसेस तो थाउजेंड्स में जा चुके हैं बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि शॉर्टेज है मेडिसिन की, ड्रग्स की, उसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। जो भी होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे आर एक्चुअली अर्निंग एब नॉर्मल प्रॉफिट्स। और अगर नॉर्मल ड्रग्स की बात करें जो कि इनकी सप्लाई भी इंश्योर है, अवेलेबल है, उनके भी प्राइस में अप्रॉक्सीमेटली 180% का हाइक देखा गया है। चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे वो एवोमेक्टिन हो, चाहे वो अदर एंटीबायोटिक्स मेडिकेशंस हो या ड्रग्स हो। तो जिस तरह से कोविड के केस बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी इंडियन मार्केट में उन पर्टिकुलर ड्रग्स की बढ़ रही है। और अगर हम इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात करें कि क्यों ऐसा कौन सा इंटरनेशनल फैक्टर है जिसकी वजह से 180% हाइक देखने को मिल रहा है एसेंशियल ड्रग्स में, तो चाइना से जो सप्लाई आती थी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, वो भी रिड्यूस हुई, जिससे मैन्युफैक्चरिंग पर भी अफेक्ट पड़ रहा है। तो स्लो सप्लाई फ्रॉम चाइना, sudden surge in the demand of these drugs or medications has led to the 180% price hike into the domestic market. No shortage, however, is expected at the retail level anytime soon, as the big firms carry a few months of inventory। तो अब
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ड्रग्स को बिना रिक्वायरमेंट के परचेज करके रख ले रहे हैं, इस बात को एंटिसिपेट करते हुए कि जब उन्हें ज़रूरत होगी तो ड्रग अवेलेबल नहीं होगी। हालांकि कंपनीज़ ने और गवर्नमेंट ने इस बात की इंश्योरिटी दी है कि कंपनीज़ के पास ऑलरेडी 2 3 4 महीने की इन्वेंट्री है, तो आगे आने वाले टाइम में फ़िलहाल के लिए शॉर्टेज नहीं दिखेगी, चाहे वो चाइना कितना भी सप्लाई को लो कर दे। बट डेफिनेटली आफ्टर फ्यू मंथ्स अगर यही कोविड-19 का इम्पैक्ट कंटिन्यू रहता है, सो इन दैट केस ड्रग्स और मेडिकेशन की शॉर्टेज इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में दिख सकती है। तो इसीलिए कोविड को कंट्रोल करना इस समय हाई प्रायोरिटी पर है गवर्नमेंट के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, and Instagram. And if you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.